हेलो साथियों, नमस्कार। मैं गोपाल और मैं अपने यूट्यूब चैनल डेली प्रैक्टिस में एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जानते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि के संबंध में। ठीक है, तो इसके संबंध में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करते हैं। आखिर बुद्धि है क्या? सबसे पहला सवाल ये आता है कि बुद्धि किसको कह सकते हैं। तो व्यक्ति के अंदर जो सोचने और समझने की जो शक्ति होती है, ठीक है, यानी उसके अंदर जो ज्ञान होता है, जो कौशल होता है, जो क्षमता होती है, या फिर उसमें जो प्रतिभा होती है, इन सब को हम कह सकते हैं कि उसमें बुद्धि है। ठीक है, इन सारे तत्वों को मिला करके हम बुद्धि कह सकते हैं। ठीक है, यानी बुद्धि वह शक्ति है जो हमें अपनी समस्याओं का समाधान करने और आवश्यकताओं की पूर्ति करने और विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें सक्षम बनाती है, तो उसे हम बुद्धि कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बुद्धि को विस्तृत रूप से जानते हैं हम लोग, यानी कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंसी एंड मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंसी, यानी बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। इसके संबंध में बुद्धि क्या है? देखिए, बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है सामान्यतः प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि कई अर्थों में किया जाता है। यानी बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसी को हम कह सकते हैं कि बुद्धि है। ठीक है, अब देखिए, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के अलग अलग परिभाषा दिए हैं, तो इसके संबंध में हम लोग जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने परिभाषा दिया है। टर्मन महोदय का कहना है कि बुद्धि अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की योग्यता है। यानी बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है। यानी जो चीज़ है नहीं, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं, किसी काल्पनिक चीज यहाँ विचार में जो आ रहा है, तो उसी को सोचना ही योग्यता है। ठीक है, यानी सोचना ही योग्यता नहीं है, सोचने की योग्यता ही बुद्धि है। ये कहा है किसने? टर्मन महोदय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्टर्न महोदय ने क्या कहा है कि अस्टर्न के अनुसार बुद्धि जो है व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा वह सचेत रूप से नवीन आवश्यकताओं के अनुसार चिंतन करता है। देखिए, अस्टर ने क्या कहा कि बुद्धि जो है व्यक्ति की वह सामान्य योग्यता है जो नवीन आवश्यकताओं के अनुसार वो चिंतन करता है और इस तरह नई समस्याओं एवं स्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की सामान्य मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। ठीक है, नवीन आवश्यकताओं के अनुसार वो चिंतन करता है और जो भी नई नई समस्याएं आती हैं, जो भी स्थितियां परिस्थितियां पैदा होती है, उसके अनुसार मनुष्य को ढालने की जो सामान्य यानी योग्यता होती है, उसी को हम कह सकते हैं बुद्धि। ये कहा है किसने? अस्टर्न महोदय ने। ठीक है, अब पिंटर महोदय ने क्या कहा है, इसके संबंध में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पिंटर ने कहा है कि जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। यानी जीवन की अपेक्षाकृत जो भी नई परिस्थितियाँ आएगी जीवन में, उसके अनुसार ढलना, यानी जिस योग्यता के द्वारा हम उस परिस्थितियों से के अनुसार ढल जाते हैं, है ना, तो यानी उसके अनुसार सामंजस्य हो जाते हैं, सामंजस्य स्थापित करते हैं, तो उसी योग्यता को हम कहते हैं बुद्धि। ये कहना है पिंटर महोदय का। रायबर्न का क्या कहना है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने में क्षमता देती है। बुद्धि क्या है? कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमको समस्याओं का समाधान करने, जो भी समस्या है उसका हम समाधान कर सके, हमारा जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति करने की जो क्षमता प्राप्त करता है, वही बुद्धि है। वुडवर्थ महोदय ने क्या कहा है? देखिए, वुडवर्थ का एक ही लाइन में इन्होंने कहा है कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यानी काम करने की एक विधि है बुद्धि। ये कहा है वुडवर्थ ने। वुड्रो ने भी एक लाइन में कहा है कि बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। ज्ञान अर्जन करने की क्षमता को ही बुद्धि माना है वुड्रो महोदय ने। हेनमान क्या कहना क्या है हेनमान का कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, एक ज्ञान की क्षमता और दूसरा निहित ज्ञान। यानी बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता यानी ज्ञान कितना उसका पावर है, बाहरी ज्ञान हम कितना ले सकते हैं, और निहित ज्ञान जो हमारे अंदर ज्ञान है वो। ये दो तरह का ज्ञान के बारे में कहा है हेनमान महोदय ने कि बुद्धि में दो तत्व होते हैं, ज्ञान की क्षमता और निहित ज्ञान। अब थार्नडाइक महोदय क्या कहते हैं
कि सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। सत्य और तथ्य का दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है, ये थॉर्नडाइक महोदय का कहना है। अब कॉल्विन महोदय ने क्या कहा है कि यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया है या सीख सकता है तो उसमें बुद्धि है। देखिए कॉल्विन ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर जो है वह क्षमता जिसमें वो वातावरण के साथ सामंजस्य कर सके वही बुद्धि है। ठीक है, यानी उस व्यक्ति में बुद्धि है तभी तो वो वातावरण के साथ सामंजस्य कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बुद्धि के सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूहतत्व सिद्धांत। गिलफोर्ड महोदय ने भी सिद्धांत दिया है और फ्लूइड तरह क्रिस्टलाइट सिद्धांत भी है इससे संबंधित। तो हम लोग जानेंगे कि किस सिद्धांत को किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है, उसके बाद इन सिद्धांतों को विस्तृत रूप से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो दिया है वो बिने महोदय ने दिया है। द्विकारक सिद्धांत जो दिया है स्पीयरमैन महोदय ने दिया है। प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है थॉमसन महोदय ने। समूहतत्व सिद्धांत दिया है थर्स्टन महोदय ने। गिलफोर्ड का सिद्धांत दिया है जेपी गिलफोर्ड ने। और फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत दिया है कैटिल महोदय ने। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? बिने महोदय ने। द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन ने। प्रतिदर्श सिद्धांत दिया है थॉमसन ने। समूहतत्व सिद्धांत दिया थर्स्टन ने। गिलफोर्ड का सिद्धांत गिलफोर्ड नहीं दिया है और फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइट सिद्धांत दिया है कैटिल महोदय ने। याद हो गया? अब चलिए इसको विस्तृत रूप से हम लोग जानेंगे कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत जो है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत क्या है, इसको हम लोग बढ़िया से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बुद्धि का जो एक कारक सिद्धांत है, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि इसको बिने महोदय ने दिया है और इसको आगे बढ़ाने का काम जो है, इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने का काम दो मनोवैज्ञानिकों ने किया है, एक टर्मन और अस्टर महोदय ने। अब ये कारक सिद्धांत है क्या, इसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। इन मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि एक अविभाज्य अंग है। देखिए इन वैज्ञानिकों ने माना है कि बुद्धि एक अविभाज्य अंग है, यानी बुद्धि को हम लोग खंडित नहीं कर सकते। यानी बुद्धि जो है एक शक्ति के रूप में इसको माना गया है, बुद्धि को एक शक्ति के रूप में माना गया है। यानी इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है। इन्होंने माना है कि बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के विभिन्न मानसिक कार्यों का संचालन करती है। विभिन्न मानसिक कार्य करने के लिए बुद्धि है और व्यक्ति का समस्त व्यवहार जो है ना इसी बुद्धि से प्रभावित होता है। यानी जिसकी जैसी बुद्धि होगी उसका व्यवहार भी उसी टाइप का होगा, उसी प्रकार का होगा। तो मनुष्य का जो व्यक्ति का जो यानी व्यवहार जो होता है वो उसको बुद्धि के अनुसार होता है, ये कहना है हमारे बिने महोदय का और उनके समर्थित जो वैज्ञानिक हैं टर्मन और अस्टर। ठीक है, दूसरा है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत में क्या माना गया है इसको समझते हैं। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो द्विकारक सिद्धांत दिया है स्पीयरमैन महोदय ने। इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसमें इन्होंने माना है कि बुद्धि में दो कारक होते हैं। कौन कौन से दो कारक होते हैं? कहता है कि सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। यानी जितने भी मानसिक कार्य होते हैं उसमें दो प्रकार की मानसिक योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। एक है यानी प्रथम है सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। ठीक है, दो प्रकार की मानसिक योग्यताओं की जरूरत पड़ती है, एक सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा विशिष्ट मानसिक योग्यता। ये द्विकारक सिद्धांत में कहा है स्पीयरमैन महोदय ने। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल जान लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। देखिए इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में, सभी व्यक्ति में इन दो तरह की योग्यताएं पाई जाती है ना, सामान्य मानसिक योग्यता भी और उसके अलावे विशिष्ट मानसिक योग्यता भी पाई जाती है। ठीक है, कहता है व्यक्ति जो होता है जिस क्षेत्र में या जिस विषय में कुशल होता है उसमें उतनी ही जो है उसके अंदर विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। एकदम बिल्कुल सही बात भी है। आप लोग देखा होगा आप लोगों ने कि जो डॉक्टर पढ़ाई करते हैं, जो जनरल पढ़ाई तो सभी को करते हैं, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट भी बनते हैं
कोई आई स्पेशलिस्ट बनता है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है, यानी उसके अंदर सामान्य योग्यता के अलावे विशेष योग्यता भी है। तो इसी तरह सभी व्यक्ति में है, ऐसा नहीं है, सामान्य के अलावा विशेष योग्यता उसके अंदर होती है, जिसके अनुसार वो नया कोई अन्य कौशल में वो निपुण भी रहता है। ठीक है, चलिए द्विकारक सिद्धांत समझ गए हम लोग। अब जानेंगे बहुकारक सिद्धांत, ये तीसरा नंबर। तो बहुकारक सिद्धांत जो है इसके समर्थक थे थार्नडाइक। बहुकारक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? थार्नडाइक। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या है, कहता है कि बुद्धि में बहुत सारे तत्व समाहित होते हैं, यानी बहुत सारे तत्वों का समूह होता है बुद्धि में, और सभी तत्वों में जो है एक सूक्ष्म योग्यता निहित होती है। ठीक है, यानी ये बुद्धि जो है, अगर बुद्धि में एक तरह का तत्व नहीं होता है या दो तरह का तत्व नहीं होता है, बहुत सारे तत्व इसमें समाहित होते हैं, और सभी तत्वों में एक सूक्ष्म योग्यता होती है। सभी तत्वों में सूक्ष्म योग्यता होती है। ठीक है, और इन्हीं योग्यताओं से जो है विभिन्न कार्यों का संपादन भी किया जाता है। ठीक है, ये हो गया बहुकारक सिद्धांत। चौथा हम लोग जानेंगे प्रतिदर्श सिद्धांत। देखिए, और इस प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? थॉमसन महोदय ने किया है। उसने अपने इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया है वो स्पीयरमैन के द्विकारक सिद्धांत के विरोध में किया है। स्पीयर महोदय ने जो द्विकारक सिद्धांत दिया था उन्हीं के विरोध में जो है प्रतिदर्श सिद्धांत लाए थॉमसन महोदय। ठीक है, अब इनका तर्क क्या है कि व्यक्ति का बौद्धिक व्यवहार जो है अनेक स्वतंत्र योग्यताओं पर निर्भर करता है। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं तो उसके आधार पर उसका व्यवहार जो है निर्धारित होता है। ठीक है, और बुद्धि जो है कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है। देखिए थॉमसन ने क्या कहा कि बुद्धि जो है कई स्वतंत्र तत्वों से बनी होती है, एक तरह का तत्व नहीं, कई स्वतंत्र तत्वों से। ठीक है, जिसका आप विभिन्न परीक्षणों में देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए विद्यालय के अंदर ही आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, यदि आप कोई कार्य करवा रहे हैं बच्चों से, है ना, या फिर कोई परीक्षण ले रहे हैं, कोई उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यदि दो अलग अलग टेस्ट लिया जा रहा है तो आपको एक सामान्य सा उसमें नज़र आएगा, तो एक सामान्य योग्यता भी उसमें नज़र आएगी। लेकिन अलग अलग टेस्ट में आप लोगों ने अलग अलग प्रकार की योग्यताएं भी देखी होगी जो विशिष्ट योग्यताओं के तौर पर उनमें होती है। लेकिन इन सब के अलावे जो है उसके अंदर में सीमित क्षेत्र में, ठीक है, सीमित क्षेत्र में जो है उसके अंदर में एक प्रमुख तत्व भी होता है। ठीक है, तो उसी स्वतंत्र तत्वों को ही इन्होंने कहा है, स्वतंत्र तत्वों को ही प्रतिदर्श सिद्धांत, यानी स्वतंत्र तत्वों को ही इन्होंने बुद्धि माना है। ये प्रतिदर्श सिद्धांत द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समूह तत्व सिद्धांत। देखिए ये सिद्धांत क्या है। समूह तत्व सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, पहले तो जान लीजिए इस सिद्धांत के समर्थक कौन है? थर्स्टन महोदय ने, है ना। इस सिद्धांत का समर्थन क्या है? समूह तत्व क्या है कि जो तत्व सभी प्रतिभात्मक योग्यताओं में तो सामान्य नहीं होते परंतु कई क्रियाओं में सामान्य होते हैं, उन्हें समूह तत्व की संज्ञा दी गई है। कहता है कि मान लीजिए कोई प्रतिभात्मक योग्यता की जहाँ बात होती है वहाँ सामान्य तत्व नहीं होता है, लेकिन कई क्रिया ऐसे होते हैं जहाँ पे सामान्य योग्यता होता है। तो ये सामान्य योग्यता में जो कुछ प्रमुख तत्व होते हैं, ठीक है, और उन तत्वों का एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। मान लीजिए ये यहाँ पे अलग अलग तत्व हैं, है ना, इन तत्वों का एक ग्रुप सा बना हुआ है, और जिन तत्वों के अनुसार जो है उसकी मानसिक योग्यता होती है, और मानसिक योग्यता के अनुसार कोई विशिष्ट कार्य होते हैं। ठीक है, तो इन प्रमुख तत्वों को ही इन्होंने जो है इन प्रमुख तत्वों के समूह को ही समूह तत्व सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए समूह तत्व सिद्धांत का एक सबसे बड़ा कमजोरी क्या है कि यह सामान्य तत्व की धारणा का खंडन करता है। ठीक है, सामान्य तत्व की धारणा का ये खंडन करता है, कहता है कि हमेशा सामान्य तत्व नहीं होता है, उसमें प्रमुख तत्व शामिल होते हैं और वे उसी प्रमुख तत्वों के समूह के आधार पर जो है उनमें मानसिक योग्यता होती है और वही मानसिक योग्यता बुद्धि कहलाती है। ठीक है, ये कहना है इनका। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गिलफोर्ड का सिद्धांत। गिलफोर्ड का सिद्धांत जैसा नाम से ही पता चलता है, इसको जेपी गिलफोर्ड ने ही दिया है, और इन्होंने जो है
और इनके सहयोगियों ने दोनों ने मिल करके बुद्धि परीक्षण से संबंधित परीक्षणों पर कई कारक विश्लेषण और तकनीक का प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों और कारकों को प्रकाश में लाने का प्रतिमान विकसित किया है। देखिए इसमें क्या किया है इन्होंने, गिलफोर्ड का सिद्धांत में 3 तरह के आयामों का वर्णन किया गया है। सीधा आते हैं हम लोग टॉपिक में। 3 तरह के आयाम कौन कौन से? एक आयाम संक्रिया, दूसरा सूचना, और सूचना जिसे हम विषय वस्तु भी कर सकते हैं, सूचना या विषय वस्तु एक ही हो गया, और तीसरा उत्पाद। तो संक्रिया किसको बोलते हैं? मान लीजिए किसी वस्तु को हमको बनाना है, ठीक है, किसी वस्तु का निर्माण करना है। सपोज करिए किसी बॉक्स का निर्माण करना है, हम इस बॉक्स का निर्माण कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्स का निर्माण करने के लिए हम इसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, हमारी मानसिक चेष्टा लगी हुई है, इसके प्रति तत्परता लगा हुआ है कि कब बनाएंगे, उसको ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, उसमें कार्यशीलता होती है कि किस तरह कार्य को अंजाम देंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा विषय वस्तु, और इसी को हम कह सकते हैं सूचना सामग्री, ठीक है। तो ये हो गया मेरा संक्रिया, और ये हो गया सूचना सामग्री यानी विषय वस्तु, जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। अब जब हमने सोचा, कार्य रूप दिया, तो हमारा बॉक्स बनके तैयार हो गया। हमारा बॉक्स बनके क्या हो गया? तैयार हो गया। मान लीजिए हमने बना लिया बक्से को, ठीक है। तो ये बक्सा जो बन गया, ये मेरा हो गया उत्पाद। क्या हो गया? उत्पाद। तो इनका कहने का मतलब है कि बुद्धि में यानी मानसिक क्रिया में जो होता है वो 3 तरह के आयाम काम करते हैं। 3 तरह के आयाम काम करते हैं। पहला आयाम क्या हुआ? संक्रिया यानी हमारी चेष्टा जो होती है कि उस चीज़ को बनाना है, उसके बारे में। दूसरा हो गया विषय वस्तु या सूचना सामग्री, यानी कि जैसे हमको बक्सा बनाना था तो इस बक्से के बारे में हमने सोचा, तो ये हो गया मेरा सूचना सामग्री, है ना। सूचना सामग्री या इसको हम विषय वस्तु कर सकते हैं, ठीक है, यानी जिस विषय के संबंध में हम सोच रहे हैं। तो ये संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पाद, ये 3 आयामों का ही इन्होंने वर्णन किया है जेपी गिलफोर्ड महोदय ने, ठीक है। देखिए वही कह रहे हैं कि बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों संक्रिया, सूचना सामग्री, विषय वस्तु तथा उत्पाद में विभाजित किया जा सकता है। संक्रिया का अर्थ यहाँ हमारे उस मानसिक चेष्टा, तत्परता और कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से हम किसी सूचना या सामग्री या किसी विषय वस्तु को चिंतन तथा मनन का विषय बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में इसे चिंतन तथा मनन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जा सकता है। देखिए गिलफोर्ड महोदय ने 3 आयाम के बारे में बात कहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत की ओर। ये क्या है फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत? इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। देखिए फ्लूइड क्या है? फ्लूइड एक आनुवांशिक मानसिक योग्यता है जो हमको जन्मजात मिलता है, या किसी भी व्यक्ति को जन्मजात वो मानसिक योग्यता प्राप्त होती है। ये फ्लूइड हो गया। क्रिस्टलाइज क्या है? क्रिस्टलाइज्ड जो है ये इसको बोलेंगे वातावरण से प्राप्त मानसिक योग्यता। ये योग्यता हमको कहाँ से मिला? वातावरण से, ठीक है। तो वातावरण से जो हमारी मानसिक योग्यता प्राप्त हुई और आनुवांशिक से जो मानसिक योग्यता मेरा है, इन दोनों का समावेश जो है इन्होंने किया है। इन दोनों को मिल करके ही इन्होंने कहा है कि दोनों जब तक नहीं मिलेगा बुद्धि का निर्माण नहीं होगा। ये फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत में बतलाया गया है। और इसके जो प्रतिपादक हैं वो कैटिल महोदय हैं। कौन है? कैटिल महोदय है, ठीक है, समझिए। चलिए अब आगे हम लोग थोड़ा सा जानते हैं बहुआयामी बुद्धि के बारे में, ठीक है। ये बहुआयामी का अर्थ क्या है? कि बुद्धि में बहुत सारे आयाम कार्य करते हैं। अभी हम लोग कहीं देखा कि एक ही कारक होता है, चाहे द्विकारक होता है, तो बहुकारक होता है, या त्रिआयाम होता है, ठीक है। लेकिन बहुआयामी बुद्धि में क्या है? इसका प्रतिपादन 2 वैज्ञानिक ने किया है, इस प्रकार किया है शोध कार्य बहुआयामी बुद्धि पर, केली और थर्स्टन महोदय ने। केली 9 प्रकार के आयामों की बात किए हैं और थर्स्टन ने जो है 8 प्रकार के प्रमुख आयामों की बात की है। अब केली ने जो
9 प्रकार के आयाम की बात की है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कौन कौन से 9 प्रकार की बात उन्होंने की है। कि देखिए, केली के अनुसार जो है बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है। केली महोदय ने कहा है कि बुद्धि का निर्माण जो है इन 9 प्रकार की योग्यताओं से होता है। वाचिक योग्यता, बोलने की योग्यता, गामक योग्यता यानी गति करने की, सांख्यिक योग्यता यानी उसमें जोड़ घटाव गुणा भाग करने की, यांत्रिक योग्यता यानी बाहरी आवाज़ है ना या किसी तरह की ध्वनि से संबंधित है, सामाजिक योग्यता समाज से समाहित होने की, संगीतात्मक योग्यता गीत संगीत से संबंधित है, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। ये 9 प्रकार की योग्यता जो समाहित होगा, यानी 9 प्रकार की योग्यताओं को मिलकर के ही बुद्धि का निर्माण होता है, ये केली महोदय का कहना है। ठीक है, समझा गया बात। अब देखिए, थर्स्टन महोदय ने 8 प्रकार के जो है, थर्स्टन महोदय ने 8 प्रकार की योग्यताओं के बारे में कहा है कि इन योग्यताओं के मिलने से, इन योग्यताओं के समूह के द्वारा ही बुद्धि का निर्माण होता है। तो कौन कौन सी योग्यताओं के बारे में कहा है कि थर्स्टन ने? प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता है ना, तार्किक व वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, इसके बाद जो है समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, आगमन योग्यता और निगमनात्मक योग्यता। ठीक है, यानी आगमनात्मक और निगमनात्मक। वैसे तो अधिकतर जो मनोवैज्ञानिक हैं, इन दोनों थर्स्टन और केली का जो सिद्धांत है उस पर आलोचना किया है, किंतु बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि बुद्धि के लिए बहुआयामी होना निश्चित तौर पर संभव है। बहुत सारे गुणों का होना जरूरी है बुद्धि के लिए। ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने इन लोगों के सिद्धांतों को माना भी है। ठीक है, तो ये रहा आज का सिद्धांत, हम लोगों ने जाना। ठीक है, तो हमारे चैनल में जो भी नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए इस डेली प्रैक्टिस को। ठीक है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक करिए और दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। लगातार बने रहिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो भी टॉपिक आता है आप बने रहिए। जेटेट की तैयारी करिए, सीटेट की तैयारी करिए, और पारा शिक्षक आकलन परीक्षा लिखने वाले भाई बंधु भी इसमें जुड़ सकते हैं, है ना। और अब विलम्ब जुड़िए मेरे इस चैनल में, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं, और इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और आपको जोड़ दिया जाएगा। आप क्लास डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, बहुत मिनिमम फी रखा गया है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, 8873024960 है, ये 0 है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 496060। ठीक है, फिर से देखिए, 8873024960, ये मेरा नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, और जुड़ जाइए ग्रुप में। और लाइव क्लासेस भी होगी, इस तरह से रिकॉर्डिंग क्लासेस भी होगी, और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगले वीडियो में।